वफाक की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की खलीज एक बार फिर गहरी होती दिखाई दे रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने धांधली के संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन पर शिकायत नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ही नहीं, आला अदलिया में जजेस की तकर्री का मामला भी दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तलाफात की एक अहम वजह बन चुका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 हफ्ते कबल जजेस की तकर्रियों की समरी ऐवान सदर भिजवाई गई, ताहम सदर मुमलिकत की जानिब से ताहाल इसकी मंजूरी नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी का मौक़िफ़ है कि जजेस की तकर्री के लिए पार्टी से नाम लिए गए, लेकिन इन नामों पर तैनाती अमल में नहीं लाई गई। उनके मुताबिक सदर मुमलिकत ने ठोस बुनियाद पर समरी रोक रखी है। अब ये मामला अदालत तक भी पहुँच गया है और सदर मुमलिकत की जानिब से समरी की मंजूरी में ताख़ीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जहाँ आज इस केस की अहम समाअत हुई। दूसरी जानिब इंतज़ामी यूनिट्स और नए सूबों के क़याम का मामला भी दोनों जमातों के दरमियान बदएतमादी को बढ़ा रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत बज़ाहिर नए सूबों के क़याम की मुखालफत नहीं कर रही, जबकि पीपल्स पार्टी ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। यानी एक तरफ आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और दूसरी तरफ जजेस की तकर्री और फिर नए सूबों का मामला देखा जाए तो इख्तलाफात के कई महाज बैक वक्त खुलते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन इख्तलाफात को मुज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए हल कर पाएंगे, या फिर तनाज़ात वफाकी हुकूमत के लिए किसी बड़े सियासी सेटबैक का पेश खैमा हो सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू पीएम, हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। ये बताएं, आज़ाद कश्मीर का जो तीसरे मरहले का इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी ने उस पर भी ऑब्जेक्शन कर दिया है। हालांकि अब आपकी तो ज़ाहिर है नून लीग की तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है ये बड़े फेयर इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कमीशन को भी कह रही है कि धांधली में शामिल है। तो ये क्या माजरा है, क्यों आप अपने इत्तेहादियों को इतना तंग किए जा रहे हैं? तीसरे मरहले में भी आपने जो उनके साथ धांधली की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तो ख़ुद जो है खिलाड़ी हैं गेम के, हम रेफरी तो नहीं है, रेफरी तो इलेक्शन कमीशन है। और बात यह है कि जब तक ये इलेक्शन रहेगा अभी तब तक लगता है कि बिलावल साहब इसी तरह के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, क्योंकि अब उनके पास और कोई बात नहीं है अपनी कैंपेन में करने को। तो कैंपेन उनकी है ही इस चीज़ के ऊपर, ना उनकी कैंपेन है कि सिंध के अंदर डेवलपमेंट क्या है और वो डेवलपमेंट हम यहाँ ला के देंगे। उनकी कैंपेन मड स्लिंगिंग पे आ गई है और वो इससे बाहर नहीं निकल रहे। तो मेरे ख़्याल से वो जिस जहनी कैफियत में वो इस वक्त हैं वो तभी ख़त्म होगी जब इलेक्शन ख़त्म होंगे, शायद तब फिर कोई तब्दीली आ जाए। आपकी पार्टी पूरा एतमाद है, आपकी पार्टी के सब लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन ख़त्म होगा सब फिजल आउट हो जाएगा, सब ख़त्म, क्योंकि उनके पास कोई कैंपेन में और कोई बात ही नहीं रहेगी। अब वो कैंपेन कैसे चलाएं? इलेक्शन वो हार गए, अब वो यही कह सकते हैं धांधली हुई है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग पीपी को बहुत लाइट नहीं ले रहे। नहीं, हम बिल्कुल भी लाइट नहीं ले रहे। हमने तो ये इल्ज़ामात नहीं शुरू किए लगाना, ये तो उन्हीं की तरफ से आया। हम बार बार बता रहे हैं, हमने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया जीबी के हवाले से। हमने तो उनकी हुकूमत साजी को हमने कहा वेलकम करते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, आप हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठते हैं। तो हमारा रवैया तो पॉजिटिव था। अब अगर वो बज़िद हैं इस रेटरिक को दोहराने के लिए, तो हमें ये समझ आता है कि उनके पास कैंपेन में कोई और चीज़ नहीं है बात करने को। क्योंकि मामला कश्मीर तक नहीं रहा साहब, वो पंजाब हुकूमत, पंजाब तर्जुमान, पंजाब वजीर, वफाकी वजीर, सबको जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंपेन नहीं कर रहे हैं ना, कैंपेन कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो कैंपेन का हिस्सा है। सो आप कह रहे हैं बस ये ऐसे ही अपने इलेक्शन का टाइम गुजारने के लिए उनके पास और कोई बात ही नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं नंबर गेम भी अब उनका पूरा हो चुका है, 2/3 से वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, रिजल्ट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको क्यों लग रहा है फिर नून लीग तीसरे मरहले में भी धांधली कर रही है? वो तो वैसे ही हुकूमत बना सकते थे। और ये कह रहे हैं आप लोगों के पास सियासत करने के लिए कुछ है नहीं, ना डेवलपमेंट का कुछ बताने के लिए है, तो आपने हम पे इल्ज़ामात लगा के अपनी बस दुकान चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया और पीएमएलएन के भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो आज ये सब कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने को। ये उनकी मेहरबानी है, उनकी ज़रा निवाजी है। गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक तारीख रकम की हुई है, हमारे पास कहने को अगर कुछ नहीं है, क्या जद्दा वालों के पास होगा? आप अंदाज़ा लगाएं इस सोच से कि वो कह रहे हैं कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, तो वो इसके अलावा और करेंगे क्या?
और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कह रहे हैं, जिसका पूरा खानदान शहीद हुआ है, कि उसका ये रोने धोने के अलावा उसके पास तो कोई और नैरेटिव ही नहीं है। इनकी तारीख आप देख लें और इनकी सियासत आप देख लें कि ये उन लोगों को ये बात कह रहे हैं जो इनकी वजह से अनपॉपुलर हुए हैं। मैं एक छोटा सा सिर्फ गुजारिश करूंगा राना साहब की भी खिदमत में और आपकी विसादत से, कि ये जरा एक दो हलके हैं लाहौर के, बड़े मियाँ साहब वाला और सीएम साहिबा वाला, वो दो हलके खुला दें, उनको देख लेते हैं कि वो उसमें धांधली है या नहीं है, सारा कश्मीर क्लियर हो जाएगा। इलेक्शन कश्मीर में होता है, इनको सिंध नजर आ रहा होता है। भाई ये सारा कश्मीर जो है ये सिंध से इलाज करवा के आता है, आपका पूरा पंजाब जो है वो सिंध से ही इलाज करवा के वापस आता है। तो आप उस सिंध को भी रगड़ देते हैं, आप पीपल्स पार्टी को भी कह देते हैं कि यार इनके पास तो कहने कोई कुछ नहीं है। आपकी क्या है, आप हुक्मरान है, शहनशाह है, बल्कि हुक्मरान तो जवाबदेह होता है, आप तो शहनशाह हैं, आप बादशाह हैं इस मुल्क के, आप जिसको जो मर्जी है कहें। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे हमें जिस तरह लिताड़ते रहे, हम अगर सच्ची बात कह दें तो वो आपको रोना धोना लग जाता है। और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं है, और जहां तक ताल्लुक जीबी का है, आप जीबी आपका हमारे पे एहसान कोई नहीं है। जीबी में आपके पास आज भी अगर कोई शवाहिद मौजूद है धांधली के तो ले आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं कहती कि आप वहाँ पे शवाहिद होते हुए हमें बर्दाश्त करें, नहीं, आपको खुली छुट्टी है। हम तो कहते हैं कि वहाँ भी 3 सीटें आपको दी गई हैं, आप तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। आप तो मियाँ साहब गए हैं, वो जलसा नहीं कर सके, आपने उन्हें एक निजी होटल में वहाँ के स्पेशल ब्रांच और पुलिस और टीचर टूचर उनसे मिला के वापस भेज दिए। आप तो वहाँ जलसा भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? एक तरफ ऑपोजिशन गेयर अप हो रही है, आप दोनों भी एक दूसरे, खैर ये तो मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, बट आप संजीदा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक तरफ आप ऑफर भी कर रहे हैं, पीटीआई भी आपके साथ आए हाथ बढ़ा रहे हैं। ये हसन साहब, अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? क्योंकि एक तरफ आप जब ये पूरा सिनेरियो जो आपने खींचा है, जब आप खींचते तो नून लीग वाले कहते हैं कि जी कमाल ये है कि उन्हीं फॉर्म 45 पे जिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसी पे ये सदर बने हुए हैं, उसी पे ये गवर्नर बने हुए हैं। सो अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो लोग इसे नूरा कुश्ती कहेंगे ना कि यार 45 के ऊपर ही सब कुछ खड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर सदर और गवर्नर लेके बैठे हुए था। हमने सदर उसी पे ही बनना था ना, हम सदर उस इलेक्टोरल कॉलेज से हटके तो नहीं बन सकते थे, बनना था तो वो 7 का था तो उस पे बन गए, तो हमें तो उससे कोई नहीं है। ये भी ये कहेंगे फिर हम उसी पे वजीर आजम बन गए, उसी पे हम वजीर बन गए, उसी पे हमने इलेक्शन जीत लिया, उसी पे काम चल गया। नहीं तो अब क्या उस फॉर्म 47 को मान लिया जाए कि वो दुरुस्त है, उसकी इस्लाह, एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती कर ली जाए, वो दुरुस्त है? तो इस तरह नहीं, लेकिन हसन साहब ओहदा कबूल करने के लिए दुरुस्त है? कौन से ओहदे? हमने कोई ओहदा रात में नहीं लिया। अगर ये सदारत का हमें देते हैं, लेकिन इसमें हसन साहब एक मसला ये है ना कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज ही जो है वो रिग्ड बेसिस के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर जो आप लोगों ने इन पे केस बनाया, तो फिर उसी से आपने सारी ये पोजीशंस ली हुई है ना, फिर तो इसका मतलब वो सारा काम ही निजामी जाली हो गया। हम तो इन्हें दावत दे रहे हैं कि लाहौर के 2 हलके खोल दें, अगर वो ठीक हुए तो सारा इलेक्टोरल कॉलेज ठीक हो जाएगा। अगर वो भी ठीक नहीं है तो फिर लेकिन वो कश्मीर इलेक्शन के बाद खराब हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज जो है, वो चाहे सदारत जाए, उससे जो भी जाए, हम छोड़ने को तैयार हैं। इनके एहसान कोई नहीं है, बार बार सदारत जतलाते हैं। नहीं जी राना, एहसान साहब आपका एहसान कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं आप 2 हलके खुलवा ले, बेसिकली वो आपको ये टीज कर रहे हैं कि आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं। आप तो लाहौर खोलेंगे तो आपको अपनी पॉपुलैरिटी पता चल जाएगी, और आप पीपल्स पार्टी तो आज़ाद कश्मीर के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी है और आप वहाँ पर धांधली कर रहे हैं। सो ये इल्ज़ामात आप दोनों एक दूसरे पे चला रहे हैं, और अपोजिशन में तो वैसे आपकी अभी कोई ख़ास स्ट्रेटजी क्लियर आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर होती तो ये इल्ज़ामात एक दूसरे के लिए काफ़ी थे इलेक्शन। और नहीं देखें, बात ये खुद कह रहे हैं कि आप सिंध पे पहुँच जाते हैं, इलेक्शन कश्मीर पे हो रहा है, ख़ुद ये लाहौर पहुँच गए और इलेक्शन कश्मीर में हो रहा है, तो ख़ुद अपनी इनकी बातों में इतने तजादात हैं जिनको ये ठीक नहीं कर सकते।
आप लोकल आपको बॉडीज सिंध वाले ताने की वजह से वो गए ना नहीं, वहाँ। देखें बात ये, आप लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन खोल लें जो कराची में आपने कराया, जिसमें मेयर आपने बनाया, तो फिर बात कर लेते हैं। आप पहले वो खोल लें, आप वो खोल लें। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये क्या हल्के जो हैं ये हमने खोलने, आप चले जाएं इलेक्शन कमीशन के पास खुलवा लें। अभी ये इलेक्शन हम कंडक्ट करा रहे हैं। देखिए बार बार हम एक चीज़ बता रहे हैं अवाम को कि प्राइम मिनिस्टर आपका 8 माह पे से वहाँ आपकी नाअहल हुकूमत बैठी थी कश्मीर के अंदर, जो पॉलिटिकली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकी, वहाँ सिचुएशन बिगड़ गई, कोई आपका रोल नहीं है चीज़ों को बेहतर करने में, कोई आपने डेवलपमेंट नहीं की। कहते हैं जी ये फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, हम है ये मोहताज हैं फेडरल गवर्नमेंट की, AJK की जो हुकूमत है, फिर आप हुकूमत भी वो लेना चाह रहे हैं। यानी कि आप करना क्या चाह रहे हैं ना, आप कहते हैं कि जब आपसे पूछते हैं आपने परफॉर्म नहीं किया, डिलीवर नहीं किया AJK में, फिर आप कहते हैं ये तो हमारा कसूर नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है क्योंकि सारी जो कंट्रोल है उनके पास है। फिर वही हुकूमत भी आप लेना चाह रहे हैं, फिर आगे भी कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट ही चल रही है, वो फिर आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा, तो बातों को सूबों का क्या होगा रान साहब, वफाकी हुकूमत की मैं ज़रा उस पर भी आता हूँ, समरी का भी। पहले ज़रा समरी पर बता दें, ये जो जजेस की समरी वाला मामला है ये क्यों आपके ख्याल में पेंडिंग में चला गया, ये क्या मसला बन रहा है? ये देखिए, ये तो लॉ डिवीजन इसके ऊपर बेहतर इन्फॉर्म कर सकती है, मुझे इसकी निटी-ग्रिटीज़ का नहीं पता, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट। चले मैं लेट मी आस्क हिम एज वेल, और उसके बाद फिर मैं आपसे ज़रा ये सूबों पे भी बात करना चाह रहा हूँ। हसन साहब, ये क्या मामला है? सदर मुमलिकत ने क्यों रोकी है ये समरी? क्या प्रेसिडेंट को ऐसा, मतलब प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं, और पीपल्स पार्टी को असल ऑब्जेक्शन क्या है सारे मसले में? आजकल सर्विस कम ही एक्सेप्ट हो रही है प्रेसिडेंट ऑफिस से, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो जो PM ऑफिस से जाती हैं तो वहाँ से फिर कम ही चीज़ों पे दस्तखत होता है, और भी चीज़ें रुक रही हैं? रुकी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके जी हसन साहब, ये मैं आपको वसूख से बता देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, हाँ जी, काफ़ी कुछ मैं तो कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता, वो बड़ा हसास मामला है, जुडिशरी का मसला है, तो वो मुनासिब होगा कि अगर प्रेसिडेंट हाउस से कोई उसकी क्लियरेंस दे दे कि वो क्या मामला है। और प्रेसिडेंट साहब इस तरह रोकते नहीं है जब कोई आईनी और कानूनी उस पर कोई कदगन ना हो या कोई मसला ना हो। मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा, अभी फरमा रहे थे राना साहब के 6 माह से कि 8 माह से वहाँ नायल हुकूमत बैठी हुई थी, वो हमने भी तो 2.5 साल से नायल हुकूमत को बर्दाश्त किया हुआ है। ये इस एफिशिएंसी पे और इस परफॉर्मेंस पे, इस गवर्नेंस पे वोट आप वहाँ पे कश्मीर में ले रहे हैं, जो तेल हर रोज महंगा करते हैं, जो काश्तकार के साथ किया है कि उसकी ना गंदम खरीदी गई, आज 95 अरब रुपए का टीका लग रहा है इस मुल्क को भी और इस काश्तकार को भी, इस कारकर्दगी पे आप खरीद रहे हैं, वोट ले रहे हैं। ये जो हेल्थ आउटसोर्स कर दी है, आम आदमी बेचारा रोल रहा है इलाज करवाने के लिए, इस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कश्मीर में वोट ले रहे हैं। ये जो तालीम सारी आउटसोर्स कर दी है, सारे स्कूल जो हैं वो ठेके पर दे दिए हैं, अब आप पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 लाख आदमी को पंजाब असेंबली में आप डेस्क बजाकर और उनकी मंजूरी देकर उन्हें नौकरियों से फारिग करते हैं, आप डिपार्टमेंट खत्म करते हैं, यूटिलिटी स्टोर आपने बंद किया। अच्छा हसन साहब, ये ऑब्जेक्शंस आपके ये बिल्कुल ठीक है, ये वेल नोटेड, ये जरा इसका जवाब खुद देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो नैयर बुखारी साहब ने बात की थी हसन साहब कि ये जजेस जिनके नाम दिए थे वो नहीं हैं, आप लोगों के किसी जजेस के ऊपर भी ऑब्जेक्शन है कि ये? देखिए, मुझे उसमें कोई डिटेल पता नहीं है और मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मगर रान साहब ये कह रहे हैं सिर्फ समरी सदर वाली, ये जजेस वाला मसला नहीं है, बहुत सारे वहां पर ऐसी समरीज जा रही हैं जो प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहे आजकल, नाराजगी लगता है काफी बढ़ चुकी है। नहीं, नाराजगी पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मिजाज की जमात है कि वो कोई जो सरकारी काम है वो रोक कर और वो अपनी सियासत कर रही हो, ये मुमकिन नहीं है। यकीनन उस पर कोई कानूनी ऐसी पेचीदगियां होंगी जिनको दूर करना जरूरी है और वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो दूर करे तो वो करे पास। ठीक, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। सर, वो कारकर्दगी पे तो खैर एक दूसरे से काफ़ी लंबी आप दोनों बहस करते रहेंगे। अब ज़रा ये बताएं सूबों का क्या होगा, ये जो नए सूबों पे क्या क्लियर, मतलब आपकी क्या पोजीशन है आप लोगों की? क्लियर कट कुछ पोजीशन भी नहीं ले रहे, लेकिन ना भी नहीं कर रहे आप लोग। पीपल्स पार्टी ने तो स्ट्रेट अवे जो है वो, देखिए, हम तो अभी पंजाब हुकूमत को अगर आप देखें तो वो लोकल बॉडीज़ के ऊपर काम कर रही है।
अगर आप कैपिटल को देखें तो वो लोकल बॉडीज़ पे काम कर रही है। तो अभी तक अगर जो हकायक और जो फैक्ट सामने हैं वो तो यही है कि हम लोकल बॉडीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब जो सूबों की डिबेट हुई है ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, और ये अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है अगले इलेक्शन में कोई अगर इसकी इम्कानात हुए तो 2029 में ही होंगे, अभी तो नहीं होंगे ना। नहीं सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ जो होगा वो अभी होगा, आगे कुछ नहीं होगा। देखिए तो जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाँ जी बताएं। 2012 में आप लोगों ने साउथ पंजाब की और भावलपुर पंजाब की रेजोल्यूशन इसलिए पास की थी क्योंकि एक माहौल बन गया था कि पंजाब के अंदर और सूबे भी होने चाहिए, और वो एक प्रेशर बना, वो रेजोल्यूशन पास हुई, सूबे नहीं बने। ठीक, रेजोल्यूशन तो आप आज कोई पास कर दें उसकी कोई वक़्त नहीं है ना, नहीं उसके बगैर सूबा नहीं बन सकता। देखें वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी नहीं बन सकता। लेकिन आप रेजोल्यूशन ये भी पास कर दें कि हमें आज मौसम पसंद नहीं आ रहा, तो आप रेजोल्यूशन पास कर देंगे। पंजाब असेंबली मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब असेंबली आज ये रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि हमें मौसम पसंद नहीं आ रहा। हाँ। तो कहने का मतलब जहाँ तक सूबे बनने की बात है, ये कंसेंसस के साथ आगे मामला चलेंगे। मगर वो कंसेंसस से ही हुई थी जी, मैं मौसम नहीं था। मैं आपको आई एग्री, मैं ये कह रहा हूँ कि रेजोल्यूशन पास करने की जो वैल्यू है, आप सही कह रहे हैं कि पहले रेजोल्यूशन पास होगी तो आप स्टेप करेंगे, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास करना एक बहुत बेसिक सा स्टेप है। ठीक है, कोई यानी कि ऐसा स्टेप नहीं है कि जो एक फाउंडेशन ले कर देगा कि जिसके ऊपर आप इमारत खड़ी करेंगे। इमारत खड़ी होगी कंसेंसस के ऊपर, और वो कंसेंसस। इसमें एक मसला है ना साहब, इसमें मसला ये है, मैं आपको ज़रा इसको थोड़ी पिक्चर क्लियर करना ज़रूरी है। ये जो रेजोल्यूशन अगर कोई सूबा पास नहीं करता तो उससे तो आपको ये माइंडसेट पता चलता है कि उस प्रोविंस में इसकी डिमांड नहीं है, या ये कह लें कि जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसका नंबर ज़्यादा है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बेशक माइनॉरिटी पार्टी को चीखती भी रहे, ऐसा नहीं है कि सिंध में बात नहीं की जाती, या केपी में हज़ारा की बात नहीं की जाती, या बलूचिस्तान में पश्तून और बलोच बेल्ट पे बात नहीं की जाती। बिल्कुल है, जैसा साउथ पंजाब और पंजाब में, लेकिन आपके सूबे में रेजोल्यूशन पास होने का मतलब ये है कि विल ऑफ द पीपल शो हो चुकी है। अब आपको आपने उसको लेजिस्लेशन में या किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन करके करना है, नाउ इट्स अप टू यू। देखिए मैं यही आपको कह रहा हूँ कि रेजोल्यूशन के हवाले से या जमातों के हवाले से तो मुख्तलिफ जमातें इसके फेवर में बातें करते रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी बेसिक कंपोनेंट। जो बाकी जो आगे मामलात हैं वो तो लंबी चौड़ी एक एक्सरसाइज है जिसके ऊपर अभी तो कोई हरकत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है 2012 से 2026। जी देखें अभी बातचीत हो रही है, आगे इसका क्या लीगल फ्रेमवर्क, पहले तो कंसेंसस बिल्ट होगा ना। अभी एक रेजोल्यूशन पहले पास हुई थी, आज की क्या सिचुएशन है, आज मुख्तलिफ जमातों का क्या ख्याल है, कैसे इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे। इट इज़ अ बिगर डिबेट जिसके ऊपर आप मतलब आप लोग भी अभी सूबे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं? अभी फौरन तो कुछ नहीं होने जा रहा ना जी, कि फौरन कुछ होने जा रहा है। मिसाल तो दे रहा हूँ, 12 से लेके अभी तक 26 तक बातें ही हो रही है। हाँ बातें ही हो रही हैं, तो अभी भी बातें ही होंगी, अभी भी बातें इस वक्त तो बातें ही हो रही है ना। अच्छा, अभी उससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये आगे चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो वो कंसेंसस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सर ये बताएं, आप पंजाब में तो कहते हैं हसन साहब आप लोग के जी ठीक है साउथ पंजाब भी बने, भावलपुर भी बने, और भी इंतजामी यूनिट्स बने, बट सिंध की बारी आती है तो आप लोग उसकी मुखालफत करते हैं। अब मसला ये है कि ठीक है, जो मैं पहले एक आर्गूमेंट बिल्ड भी कर चुका हूँ आपके सामने कि सूबे में रेजोल्यूशन का होना कंसेंसस, लेकिन वहाँ पे भी MQM जो है बड़ी शिद्दत से कहती है कि जी आज जो अर्बन एरिया के इशूज़ हैं वो उसको उस तरीके से एड्रेस नहीं करती पीपल्स पार्टी। KPK के अंदर हज़ारा सूबे की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और बलूचिस्तान के अंदर भी हमें पता है। तो ये अगर आप ये कहें सिर्फ कि पंजाब में डिवाइड हो जाए, बाकी सूबे तो तस्लीम ना करें, तो फिर पंजाब में कैसे होगी? फिर तो राना साहब जो बात करें मेरा ख्याल है वो गपशप ही होगी, फिर काम तो नहीं होगा। हसन साहब, हमने तो किसी जगह पे भी नहीं कहा जी कि पंजाब में डिवाइड कर दो और हमें ना करो। हमने तो ये बात नहीं की। हमने तो कहा है कि सिंध में जो है वो कंसेंसस नहीं है इस चीज पे, और वहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे सूबे बनाए जाएं। तो किस तरह आप बना सकते हैं अगर वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे सूबे नहीं बनने? हमारा तो मौक़िफ़ है उस पे कि जो भी जहाँ पे कंसेंसस है वहाँ आप बना दें, जहाँ पे कंसेंसस नहीं है वहाँ पे आप सूबे ना बनाएं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ज़बरदस्ती बनाने हैं। और फिर अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो वो शायद उन्होंने अपनी हुकूमत के हवाले से ये बात की हो, उसमें उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि कहाँ पे सिस्टम कोलैप्स किया है, भाई वहाँ पे बनाया जाए। और अजीब सी बात है, अभी कोलैप्स सिस्टम ने किया है और उसका हल सिर्फ सूबे बनाना है। बड़ी अजीब सी पंजाब में फिर पंजाब में बनने चाहिए सूबे। इसका देखें जो सिस्टम है ना, सिस्टम वफाक को नहीं कहते,
सिस्टम पूरे निज़ाम को कहते हैं जिसके अंदर चारों सूबे हैं, उनका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये कहना कि सिस्टम फेल हो गया, ये हमारे पे इल्ज़ाम है। ये तो हमारे मुल्क में एक और चीज़ को भी कहते हैं। नहीं, लेकिन ये तो आप पे भी इल्ज़ाम है ना कि सिंध हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, तो आप उसका जवाब देंगे। यानी कि वो कहने का मतलब सिस्टम पूरे निज़ाम को कहा जाता है कि इसके अंदर गवर्नेंस की। देखिए पीपल्स पार्टी ये कहने में तो हक बजाने में ना कि सिंध में सिस्टम ठीक चल रहा है। वो तो सिस्टम उनका ठीक चल रहा है, वो कह रहे हैं भाई आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमारे तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। देखें, आप अपने सिस्टमैटिक इश्यूज रिजॉल्व करें ताकि मसला हल हो। इस वक्त अगर आप किसी भी सूबे की गवर्नेंस के ऊपर बात करें तो मरियम नवाज़ जो हैं वो लीड कर रही हैं। आप सुथरा पंजाब को देख लें, आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख लें, आप अभी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो पॉलिसीज़ आई हैं बजट में आप उनको देख लें, आप विमेन एम्पावरमेंट को देख लें, तो हर लिहाज से आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, तो ये तो एक मॉडल सूबा है मरियम नवाज़ साहिबा के नीचे जिस तरह वो परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर कहीं सिस्टम चल रहा है तो वो पंजाब में चल रहा है। सिस्टम फेलियर बिल्कुल बेहतरी की जा सकती है, पंजाब में भी निज़ाम और मज़ीद बेहतर हो सकता है, लेकिन बाकी सूबों लेकिन आप लगता है सिंध के सिस्टम से वाकिफ़ नहीं है। नहीं, मैं तो वाकिफ़ हूँ, वहाँ तो बड़ा सेट सिस्टम चल रहा है। तो ये देखें ना, तस्लीम करना पड़ेगा आपको। हसन साहब देखिए, मैंने आपके ओपोनेंट को ये मनवा दिया है कि सिंध में ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है, आप अपना सिस्टम ठीक करें, आपका ख़राब है सिस्टम। बस मुझे ज्यादा लगता है कि आपको सिस्टम का मसला जो है वो नकवी साहब से भी ज्यादा आपको है। आप इतना जोर सिस्टम पे दिया है। देखिए पंजाब के अंदर हम तो ये समझते थे कि खवातीन यहाँ एम्पावर होगी। ये इसी हफ्ते में रवा हफ्ते के अंदर 2 वाकयात हुए हैं लाहौर के अंदर। ये मैं डेरा गाजी खान का जिक्र नहीं कर रहा, लाहौर के अंदर एक बच्ची को जो मेंटली रिटार्डेड थी जी उसको हवस का निशाना बनाया गया थाने के अंदर। थानेदार मैं जवाब दूंगा जी। और 2 खवातीन जो है वो उनको मार दिया गया है एक थाने के अंदर। तो ये तो वहाँ पे खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए किया जा रहा है और वहाँ पे बड़े 4 चांद लगे हुए हैं। उस सिस्टम पे तो हंस रहे हैं, इस सिस्टम पे भी जरा नजर डाल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये तो बड़ा जालिमाना और सफाकाना सिस्टम है जहाँ पर इतना बड़ा जुल्म जो है वो हो जाए। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये वाकया हुआ जिसमें वो SHO तो पूरे थाने को सस्पेंड करके ही विल बी टेकन टू टास्क। लेकिन अभी जो ये मर्डर हुआ था अभी कराची में मीर रजा केस का, वहाँ जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है वो तो इसी चीज़ पे जोर लगा रहा है उसके माँ बाप को समझाने के लिए कि ये खुदकुशी है। ये सिस्टम होता है, सिस्टम की खराबी। देखें इंसिडेंट्स होते हैं, पंजाब में इंसिडेंट हुआ तो हुकूमत ने उसको सपोर्ट नहीं किया या सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम वेंट अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। तो आप दोनों ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं। देखिए यहां मैं एस्टैब्लिश क्या कर रहा हूं, दोनों ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम हर जगह खराब है ना। नहीं, सिस्टम में तो खराबी है। देखिए नहीं, क्राइम होता है, 12 करोड़ के सूबे में क्राइम है, लेकिन क्या उसको प्रोटेक्ट किया जाता है? क्या विक्टिम को ये समझाया जाता है कि तुम जो हो ये इसके ऊपर तुम ना कुछ करो या उसको सपोर्ट नहीं मिल रही? वहां सिस्टम खराब होता है। जब पुलिस ये आपको बता रही है कि आपके बेटे ने खुदकुशी की और खुदकुशी नहीं की और शवाहिद बता रहे हैं कि नहीं किए, ये सिस्टम की खराबी है। ये खराबी नहीं है कि अगर SHO ने रेप किया, ये खराबी बिल्कुल है, लेकिन आपने उसको उल्टा लटका दिया SHO को। वी विल टेक हिम टू टास्क, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सिस्टम जब विक्टिम के साथ ना खड़ा वो सिस्टम फेलियर है। जी हसन साहब क्विकली बिकॉज़ आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। जी मैं अर्ज करता हूं जी, नहीं लटकाया गया ना, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। नहीं, उसको यहाँ पंजाब के अंदर FIR कट गई, उसको सब कुछ किया जाएगा के अंदर कानून के। नेफो में पिस्टल चलते हैं, क्यों नहीं चला इस नेफे में पिस्टल? अगर एक आदमी की थाने कस्टडी में मर गई है तो क्यों नहीं वहां पे पिस्टल चला? वहां चलना चाहिए था। और फिर आप जो कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा इंसाफ किया, तो दाता दरबार एक खातून मर गई थी, पहले तो उसके खामन पे तशद्दुद किया, फिर जब एस्टेब्लिश हो गया कि वो नालायकी और नाअहली है उन अफसरान की, उनको बचाने के लिए फिर फिक्स किया गया ठेकेदार को, वो कंपनसेशन ठेकेदार से भरवाई गई। क्यों नहीं वहाँ SDO को, XCN को, SC को, दीगर अफसरान को क्यों नहीं चार्ज किया गया? ये भी आज सस्पेंड किए, हफ्ते बाद बाहर कर देंगे। खत्म हो गया, यहाँ पर प्रेशर नहीं डाला जा रहा। क्या वह ख़त्म हो गया? हसन का बहुत शुक्रिया, राना एहसान साहब आपका बहुत शुक्रिया। असल मसला यही है, सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये सालों से हैं, दहाइयों से हैं। इन इशूज़ को, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ये जो वाक़यात हम डिस्कस कर रहे हैं
ये हम ना डिस्कस करें, बल्कि कोई और प्रोग्रेसिव चीज़, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है बिटवीन तुर्की, सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ के तौर पर सामने आया है। जुम्मे को होने वाले इस तारीख साज मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ये मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है, जिसका बुनियादी मकसद मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। ताहम पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है और इसके किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जारहाना अज़ाइम नहीं है। इसके अलावा ये मुआहदा तीनों ममालिक के दीगर आलमी और इलाकाई तंजीमों के साथ मौजूद मुआहदों को भी मुतासर नहीं करेगा, जबकि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी इस ताउन में शामिल होने की गुंजाइश मौजूद है। दूसरी जानिब मुआहदे के ऐलान के साथ ही खित्ते और आलमी सतह पर इसके मुमकिन असरात पर बहस शुरू हो गई है। ईरान ने मुआहदे पर किसी ख़तरे का इजहार नहीं किया, ताहम इसराइल और भारत में इस पर तशवीश पाई जाती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ये नया दिफाई ताउन खित्ते के मौजूदा सिक्योरिटी तवाज़ुन को किस हद तक तब्दील कर सकता है? क्या मक्का मुआहदा एक नए इलाकाई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद बन सकता है और इसके खित्ते पर क्या मुमकिन असरात होंगे? इसी इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट है, इसको आप खित्ते की जो मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन है इसमें किस तरह देख रहे हैं, और क्या ये महज एक डिफेंस पैक्ट है या फिर इसके स्ट्रेटेजिक जो इम्पैक्ट है वो भी होना है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इसके स्ट्रेटेजिक इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, और देखें पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एक बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ये हुई है, और जियो पोलिटिकल भी आप इसको कह लें, और इसमें इज ए लैंडमार्क हिस्टोरिक इवेंट है जो वेस्ट एशिया में हुआ है। और बेसिकली देखें, दिस कंफर्म द राइजिंग ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान, दैट इज वन थिंग। और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो खित्ते में ओवरऑल ग्लोबली है, और पाकिस्तान जैसे हमने पहले कहा कि जो साउथ एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, स्टेबलाइजर है, लेकिन वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो ये एक एस्टेब्लिश हुआ कि पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और खित्ते में अगर हम अभी वाक़यात देखते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है, थ्रेट्स वहाँ पे है, और रीजनल जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो ऐसे मौके पे ये पैक्ट का होना, जो आज या एग्रीमेंट जो आज या कल में नहीं, परसों से इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इससे क्या होगा, इट विल प्रिवेंट जो है फर्दर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो प्रिवेंट करेगा थ्रू डेटरेंस होगा। जो डेटरेंस है, तीन ममालिक है, एंड वी अंडरस्टैंड इनकी जो कैपेबिलिटीज है, चाहे और वो फिनोमिनल है तीनों की। मुस्लिम कंट्रीज से दे आर द थ्री लीड कंट्रीज है, वो इसमें आए हैं। सो जो बैलेंस ऑफ पावर इसमें ये देखें कि सिक्योरिटी वैक्यूम इज लाइकली इसमें क्रिएट होगा। अमेरिकन इज लाइकली टू लीव ग्रेजुअली दिस रीजन। और ऑलरेडी देखें जो सेल्फ रिलायंस अमेरिका में के ऊपर थी, तो वो फुलफिल नहीं हो सके। देयरफॉर दुनिया सारी मिडिल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज वो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो जो पावर का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो एक तो फिल होगा। सेकंड, ये जो अलायंस है ये एक स्टेबिलिटी भी इंश्योर करेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे बाकी ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। इससे अलायंस को, कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट को अमेरिकन ने इंडोर्स किया है, और ईरानीज ने, आप देखें अब्बास अरागची ने इसको वेलकम किया, और उन्होंने कहा कि रीजनल कंट्रीज बैठ के ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने मसाइल को कैसे एड्रेस करना है। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किसी पावर की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अली अकबर वलायती को उन्होंने भी इसी तरीके से पॉजिटिव बातें की, लिविंग असाइड दोस्त एफिलिएटेड विद IRGC, उन्होंने ऐसी बातें की है। ओके, ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि ये जो इसमें कहा गया किसी एक मुल्क पे जो अटैक है, इसको तीनों कंट्रीज़ पर अटैक कंसीडर किया जाएगा, ये
प्रैक्टिकली ये जो क्लॉज है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है और क्या काबिल अमल दिफाई ज़मानत ये आपको लगता है फराहम करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। और देखें ये आर्टिकल 5 है जिस तरह नेटो में उसी को इसी तरह के यहाँ पे शामिल है। और बेसिकली अगर हम देखते हैं ना कि बहुत सारे, मैंने कहा, रीजनल थ्रेट्स हैं। सऊदी अरब को बहुत सारे थ्रेट्स हम गिनवा सकते हैं। और इसी तरह तुर्किया को भी चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, अफगानिस्तान से इंडियन टेररिज्म का भी सामना है। सो एनी अटैक ऑन एनी वन कंट्री विल बी टेकन ऑन 3। इससे ये है, ये तीनों कंट्रीज दे विल रेज द कॉस्ट ऑफ एग्रेशन जो कोई करता है। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में जो एरियाज है जो उसको टैकल करेंगे, वन इज टेररिज्म पर फोकस होगा, सेकंड होगा नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी जाएंगे, और तीसरा यकीनन जो इजराइल का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, उसको चेक करने के लिए एक डेटरेंस के तौर पे होगा। सो मेरा ख्याल में क्लैरिटी है अब जो सबके लिए एक वाज़ेह तौर पे है कि ये इसका मतलब क्या है। सो मेरा ख्याल में इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन अगर कोई इसको वायलेट करता है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर ईरान ने तो अभी जैसे आपने भी कहा कि इसको वेलकम किया है, इस एग्रीमेंट पे उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डेंजर नहीं, लेकिन इजराइल और भारत में बहुत ज़ाहिर तशवीश पाई जाती है। सो इन जो तीनों ममालिक का रिएक्शन है ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? ये ब्रदर देखें, इंडिया और इजराइल में तो बड़ी खलबली मची है। और मैं इनको नफ्ताली जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमें शक था, और फिर वो उसको उन्होंने एंगल जो स्पेशली इंडिया और ये बाकी लोग हैं उसको सेक्टेरियन एंगल देने की कोशिश करें। तो इसमें भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई सेक्टेरियन ब्लॉक टोटल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब्सिक्वेंटली बहुत सारे ममालिक इसको ज्वाइन करेंगे। और सेकंड, ये भी कोई भी नहीं है कि थ्रेट हम करें कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, कि न्यूक्लियर कोई बैकिंग इसमें शामिल नहीं है। ओवरऑल क्या है कि दी प्रॉस्पेरिटी ऑफ कॉमन पीपल है इन तीनों ममालिक के और वेस्ट एशिया की जो लोगों के लिए है। तो मेरे ख्याल में थ्रेट तो अब देखें खतरे की इसलिए बन गया। अभी इंडिया में क्या कहा जा रहा है कि अब इंडिया के लिए 5 फ्रंट खुल गए हैं। सो मेरे ख्याल में एक वाज़ेह तौर पर देखें, मेरे ख्याल में आप हमें इसको क्रेडिट देना चाहिए लीडरशिप को, स्पेशली इसके स्पेशल केस में इट हैज़ बीन स्पीयर हेडेड जो इतलात आई हैं बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और जिस तरीके से उन्होंने इसको कंसीव किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। सो पाकिस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो आप देखें कि कहाँ से कहाँ। फिर ऊपर से पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है देयर हैज़ बीन फर्दर एलिवेटेड। और तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो हम इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी स्टैंडिंग हो गई है मिलिटरीली भी। हम आपको इकोनॉमिकली क्या इसके अंदर बेनिफिट, जैसे आपने कहा कि अवाम के लिए जो है वो तीनों ममालिक की ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो माशी तौर पर पाकिस्तान के क्या इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, पहले अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब के लिए दी लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है और इकोनॉमिक जाइंट है वो वेस्ट एशिया में। पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनके जो लोन्स है रोल ओवर होते रहे हैं, हमें है। फिर हमें पास में डिफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल हमें मिलता रहा है, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इसमें जो फाइनेंशियल मसल है या सऊदीज़ के फाइनेंशियल हेल्थ जो है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तामीर और तरक्की में यकीनन देखें बहुत सारी चीज़ें होंगी। इवन देखें कि अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं, तुर्किया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो में आफ्टर अमेरिका। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, यहाँ रोज़गार के मौके मिल सकते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन होगी वेपन्स एंड इक्विपमेंट की। तो बहुत सारे चीज़ों में मेरे ख्याल में हर लिहाज से बेहतरी है। और मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से एग्रीमेंट के खत व खाल तो एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। और आपको पता है सऊदी अरब में जो हमारे जो है ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन पाकिस्तानीज वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं। तो मज़ीद मौके होंगे। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे जो हुआ बिटवीन तुर्की, सऊदी अरब एंड पाकिस्तान, उस पर अपनी राय दे रहे थे। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।